Good afternoon, students. Let us start another topic of asexual reproduction, the next part 4, that is sporulation. And earlier we have discussed various types of the asexual reproduction, and this time we are going to have a very detailed sporulation. However, in books you have gone through those books having the topic sporulation. There are written two small paragraphs written about the sporulation, different types of sporulation. But we will take a little detail here. अब वो detail क्या है? Let us understood what is that detail. And detail is the complete knowledge about sporulation. How many types of spores are there? What type of flagella they have? And what disease they cause. Now let us take step by step a small videos. मैं इसको स्पोरुलेशन को दो हिस्सों में लूँगा. फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हम एक ही लेंगे, दो हिस्से लेंगे बेसिकली, ज़ूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स, और उसके लेटर हाफ में हम उसकी अगली टाइप्स लेंगे. चलिए सबसे पहले स्पोरुलेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. और स्पोरुलेशन की डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स विच जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स. अब फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, कितने तरह के स्पोर्स बनते हैं चलिए देख लेते हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं देयर आर ज़ूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्लैमाइडियोस्पोर्स, आइडिया एंड कोनिडिया. और चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम वीडियो, बिल्कुल लगातार, और ना ही हम अपनी बातों को रिपीट करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई नॉट टू रिपीट ए सिंगल लाइन. नाउ लेट अस टेक ज़ूस्पोर्स. अब ज़ूस्पोर्स की तरफ हम जब चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम आपको दिखाई देगी. चलिए मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ. जब आप यहाँ देखते हैं तो ज़ूस्पोर्स में आपको ये कुछ ऐसे ज़ूस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं विच आर नेक्ड इन स्ट्रक्चर. नेक्ड इन स्ट्रक्चर का मतलब है दे डू नॉट हैव सेल वॉल. अंडरस्टूड. दूसरी चीज़ यहाँ ये है कि यू सी देयर आर टू फ्लैजिला. अगेन दो फ्लैजिला हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक ज़ूस्पोर में दो तरह के फ्लैजिला हों या दो ही फ्लैजिला हों. किसी में एक भी हो सकते हैं, किसी में अनइक्वल साइज़ भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ है, ऐसे भी हो सकते हैं. और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सिंगल फ्लैजिला हो. अब देखिए हम इनकी बात कर लेते हैं कि ये मोटिलिटी में हेल्प करते हैं. मोटिलिटी मीन्स कि डिस्पर्सल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. क्योंकि जब इन ज़ूस्पोर्स को अगर हम मोटाइल कहते हैं तो इसका मतलब है ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. इनको किसी भी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है. इनके पास फ्लैजिला है, और फ्लैजिला जो है वाटर में स्विम करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक मैकेनिज़्म है. और आप जानते हैं कि इसका मैकेनिज़्म भी हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में. अगर सेल बायोलॉजी में देखें तो 9+2 अरेंजमेंट होता है. सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और बाहर हमारे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी पूरी बनावट देख लेते हैं. और जहाँ ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ ये बनते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे. और ये है ज़ूस्पोरेंजियम. और ये स्पोर्स इसके अंदर बिल्कुल मैं कहूँगा सेफ़ रहते हैं जब तक कि इनकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे रिमेन हेयर अप until and as soon as the favorable conditions return they come out and disperse and form new individuals. अब यहाँ पर ज़ूस्पोर्स कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ज़ूस्पोर्स जो हैं ये आमतौर पे हमें मिलते हैं बैक्टीरिया में, प्रोटिस्ट्स में, फंजाई में, प्लांट्स में. हमें ये ऑलमोस्ट हर जगह ये ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं. अब जब हम बात करते हैं ज़ूस्पोर्स की तो मैं इनकी पहले से ही एक आपको एक और डायग्रामेटिक व्यू देता हूँ. Let me go through another page, and that is here. Let us see. Yes, very nice. I have taken this from a source. मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे अपने सोर्स हैं. I have taken these pictures from internet and loaded here in my PPT. हाँ, कुछ एडिशंस मैंने ज़रूर की. अब यहाँ पर सॉरी, लेट अस रिज्यूम. अब यहाँ हम बात कर रहे थे कि ये एक ज़ूस्पोर है. और यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि फ्लैजिला अलग अलग तरह के हो सकते हैं. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो तरह के आपको फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं. और वो दो तरह के फ्लैजिला क्या हैं? एक
ये फ्लैजिला है जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, और ये फ्लैजिला क्या है, ये एक ऐसा फ्लैजिला है जिसके पास कुछ थ्रेड्स हैं, और वो भी लेटरल थ्रेड्स हैं on an axis which are arranged in very beautifully on an axis. These are known as मेस्टिकोनीम्स। और ये मेस्टिकोनीम्स इसको एक बड़ी ही खूबसूरत फ्लैजिला बना देते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है टिंसल टाइप, एंड नोट डाउन द सेकंड नेम, डेकोरेटेड टाइप। इसे टिंसल टाइप भी कहा जाता है और डेकोरेटेड टाइप भी कहा जाता है, और आप समझ ही गए होंगे कि डेकोरेटेड क्यों कहा जाता है। दूसरा, यहाँ ये जो फ्लैजिला है दिस इज स्मूथ विदाउट मेस्टिकोनीम्स। यहाँ कोई भी मेस्टिकोनीम्स आप देख रहे हैं कि कोई किस तरह का, अगर आप देखें तो कोई मेस्टिकोनीम थ्रेड दिखाई दे रहा है? नहीं। सो इसीलिए इसे कहा जाता है स्मूथ और सिंपल और विप्लैश टाइप फ्लैजिला, और ये ज़ूस्पोर में इस तरह से पाए जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैंने वही कहा कि ये दोनों तरह की एक ही ज़ूस्पोर में पाए जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही विप्लैश हो, दो विप्लैश हो, या एक विप्लैश हो और एक टिंसल टाइप हो। अब वो कौन कौन से फ्लैजिला टाइप्स हैं, कौन कौन से ज़ूस्पोर टाइप्स हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक शायद यहाँ ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो ये ज़ूस्पोर्स कॉज करते हैं, इनको हम बाद में देखते हैं। चलिए हम यहाँ मैं एक डायग्रामेटिक व्यू देना चाहता हूँ आपको। ये पहली टाइप है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहली टाइप में आप देख रहे हैं द ज़ूस्पोर कंटेन्स ओनली वन फ्लैजिला हेयर, और ये जो वन फ्लैजिला है दिस इज़ बेसिकली, चलिए मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये जो आपको यहाँ एक फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, ये क्या है? विप्लैश फ्लैजिला, एंड दिस टाइप इज़ नोन एज ओपिस्थोकॉन्ट। ये ओपिस्थोकॉन्ट टाइप ऑफ ज़ूस्पोर, और यहाँ पर क्या है, इट इज़ फाउंड इन मोस्ट प्लांट्स एंड फंजाई। ये हमारे प्लांट्स और फंजाई में मोस्टली यही इसी तरह के ज़ूस्पोर्स होते हैं। अब दूसरी साइड हम लेते हैं एक अनदर टाइप ऑफ फ्लैजिला, और वो क्या है? दैट इज़ आवर अनदर फ्लैजिला। चलिए, और यहाँ दूसरा क्या है, आप देखिए ये एक फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा फ्लैजिला हम ले लेते हैं दूसरे कलर से, वो ये दिखाई दे रहा है। और आप दोनों फ्लैजिला को देखें, चलिए अगर हम दोनों फ्लैजिला को देखें तो यहाँ देखिए दोनों का साइज़ जो है वो अनइक्वल है। साइज़ क्या है? अनइक्वल है, और साइज़ अनइक्वल होने की वजह से ये क्या कहलाता है? दिस टाइप इज़ नोन एज एनिसोकॉन्ट। इट इज़ एनिसोकॉन्ट। अब एनिसोकॉन्ट जो ज़ूस्पोर्स हैं ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। चलिए हम पीछे चल पड़ते हैं एक पिछली स्लाइड पर। यहाँ देखिए पिछली स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है देयर इज़ क्लब रूट इन वन डायग्राम। इफ़ यू सी दिस साइड, ये आपको क्लब रूट दिखाई दे रही है इन कैबेज, एंड दिस वन इज़ पाउडरी स्कैब इन पोटैटो। आप देखिए ये ज़ूस्पोर्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, स्कैब बना देते हैं, इन्फेक्शियस टिश्यू को ये स्कैब में कन्वर्ट कर देते हैं और पूरी की पूरी फसल ख़राब कर देते हैं, क्रॉप डैमेज कर देते हैं। So this is the harmful effect of these zoospores. Now let us take another, तीसरी तरह की। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तीसरे तरह के आपको क्या मिलते हैं? There are another third type, और वो थर्ड टाइप क्या है? चलिए हम यहाँ ले लेते हैं एक इस तरह का ज़ूस्पोर है, और यहाँ हमें उसके क्या मिल रहे हैं? एक इस तरह से, और ये दूसरा फ्लैजिला है, और ऑलमोस्ट इक्वल हैं, और एक पर क्या है? देयर आर दीज मेस्टिकोनीम्स। आप देखिए, और जो अभी हमने किया था, जिसकी डायग्राम अभी आपने पीछे जो पिक्चर देखी है, दैट इज दिस इज नोन एज हेट्रोकॉन्ट। हेट्रोकॉन्ट ज़ूस्पोर। और ये हेट्रोकॉन्ट ज़ूस्पोर्स जो हैं
दीज आर फाउंड इन ओ माइकोटा, और ख़ास तौर पे जैसे एक एक डिजीज़ है which occurs in potato, which is known as late blight of potato. It is due to heterocont type of zoospores. तो ये याद रखिएगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज़ वन, और एक सडन ओक डेथ इज़ अनदर डिजीज़ विच इज़ कॉज बाय दीज हेट्रोकॉन्ट्स। तो याद रखिए, ये थोड़ा सा एक टॉपिक था जो स्पोरुलेशन में मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता था, और वो डिटेल में इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा कई बार नीट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां हम सिर्फ एकेडमिक पे ध्यान देते हैं, तो हम इन वीडियोस में हम ये है कि क्लास से बाहर भी जा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, एंड डेट इज़ स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं, लाइक द जूस्पोर्स दे आर नॉट मोटाइल, लाइक द जूस्पोर्स दे आर थिक वॉल्ड, sorry, yes, like the zoospores, sorry, they are not thin walled, they are thick walled. Remember, they are thick walled. And to pass the unfavorable conditions, they are present inside a body, and this body is made up of this. If you see this black lining which is present, it is the sporangium body. और ये sporangium body जो है, it is formed of a layer known as peridium. It is formed of a layer which is known as peridium. और इसके अंदर क्या होता है, इस स्पोरेंजियम के अंदर there are present various nuclei, various nuclei, which is various nuclei आप देख रहे हैं, पड़े हुए हैं, and the cytoplasm is dispersed all around these nuclei. What happens? The division of the cytoplasm takes place, and each nuclei is surrounded by a small amount of cytoplasm forming a single cell like structure. और ये एक जो सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर इन जूस्पोर्स के अंदर बन जाता है, सॉरी, इन स्पोरेंजियम के अंदर बन जाता है, दे फॉर्म द स्पोरेंजियोस्पोर्स, दे फॉर्म द स्पोरेंजियोस्पोर्स। याद रखिए। अब कैसे, चलिए हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर से देखिए, चलिए हम फिर से एक खाली स्लाइड पर चले जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैं अपने गैजेट्स भी बढ़ाता जाऊंगा। देखिए, ये एक हाइफा है विच इज़ नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर। अब मैं यहाँ लिख नहीं पाऊँगा। स्पोरेंजियोस्पोर जो है, ऊपर से एक समय ऐसा आता है, इट गेट्स स्वोलन एंड फॉर्म ए एपिकल स्वोलन बॉडी। ये जो एपिकल स्वोलन बॉडी बनी है, दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम। इसे हम क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम। अंडरस्टूड? अब मैं इसको दूसरे कलर में ले लेता हूँ। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई पड़े हैं, और ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, इनके चारों तरफ हम देख लेते हैं, देयर इज प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, और वो साइटोप्लाज्म डिस्पर्स होता है। अब वो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म क्या है, इन हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से आप देख रहे हैं, एक कवरिंग बनाना शुरू कर देता है। और ये जो कवरिंग बनती है, ये इसको क्या बना देती है, ये तब तक ये इसको एक सेल की शेप दे देती है, एक सिंगल सेल की शेप दे देती है। नाउ दिस यूनिन्यूक्लिएट सेल is basically the sporangiospoor. Up to the return of favorable condition, they remain inside it. वो इसी के अंदर रहते हैं, और जैसे ही favorable conditions आती हैं, जैसे ही favorable conditions आएंगी, what will happen here, ये break होगा, and what will happen here, ये सारे के सारे spores जो हैं, ये बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, ये बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब क्या था कि ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, अब आपको शायद, ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ये बाहर आ जाते हैं। और बनते किससे हैं ये स्पोरेंजियम? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज स्पोरेंजियोस्पोर्स।
स्पोरेंजियोफोर्स, सॉरी, द हाइफा, यही स्वोलन होते हैं और आगे जाके ये क्या बना देते हैं, स्पोरेंजियम बना देते हैं। तो आई होप ये ख़ास तौर पे ये कहाँ पाए जाते हैं, राइजोपस एंड म्यूकर में, फंगस में, और वहाँ पर ये स्पोर्स पाए जाते हैं। और एंड आई होप ये जो एक चैप्टर है, ये जो एक टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन बहुत टिपिकल आते हैं। और ध्यान रखिएगा ख़ास तौर पे स्पोरेंजियोस्पोर्स में कि ये एडवर्स कंडीशन में रहने के बिल्कुल अनुकूल होते हैं। इनको बिल्कुल एडवर्स कंडीशन में रहने का बहुत ही एक्सपीरियंस होता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये स्पोर्स बाहर आएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे विंड के थ्रू, क्योंकि नॉन मोटाइल है, डिस्पर्स इमीडिएटली बाय द विंड एंड कॉज डिजीजेस। अंडरस्टूड। तो आई होप ये लेसन आपको आज यहाँ समझ आया होगा। जो भी अगर आप इस पर कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।